पहले मैं एक गरीब लड़का था, लेकिन मिडिल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूरे शहर में फर्स्ट आया था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रही थी, तभी मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो इलाके के मशहूर अमीर लोग थे, अचानक सामने आ गए। पिछली जिंदगी में मुझे लगा था कि अब गरीबी और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन असल में मैं सीधे नरक में गिर गया था। मेरा अडॉप्टेड ब्रदर हर कदम पर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करता था। मेरी जुड़वां बहन मुझे दिल से नफरत करती थी। गलती से मुझे उन दोनों का एक बड़ा सीक्रेट पता चल गया, और आखिर में सबूत मिटाने के लिए उन्होंने मुझे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन अब मैं दोबारा जन्म ले चुका था। इस बार मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं अपने परिवार के सामने खड़ा होऊंगा और किसी की भी बदतमीजी सहन नहीं करूंगा। इस जिंदगी में कोई भी मुझे अच्छी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता। कैमरों के लगातार फ्लैश और शटर की क्लिक क्लिक के बीच में खड़ा था। तभी दो अजनबी सी दिखने वाली महिलाएं मेरे सामने आ गईं। वे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, इस शहर के प्रसिद्ध रिच फैमिली, मू फैमिली के लोग। महंगे कपड़े पहने मेरी बायोलॉजिकल मदर ने मुझे कस कर गले लगा लिया। बेटा, आखिरकार हम तुम्हें ढूंढ ही पाए। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा मुझसे कुछ मिलता जुलता था। उसकी नजरों में बनावटी सी नरमी और अपनापन था। पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। जब मैं मीडिया को अपना टॉप रैंक आने का इंटरव्यू दे रहा था, तभी ये दोनों मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनकर मेरे सामने आए थे। मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। पूरे शहर के टॉपर का इंटरव्यू अचानक एक अमीर परिवार के बिछड़े बेटे के रियूनियन शो में बदल गया था। उस समय मैं बहुत चुप रहने वाला, शर्मीला और कमजोर स्वभाव का था। मैं न मना कर पाया, न अपने मन की बात कह पाया। बस उनके पीछे पीछे घर चला गया, और फिर मैं उस जानलेवा जाल में फंस गया। उनका अडॉप्टेड सन मू यंगक्वान डरता था कि मैं आकर उसकी विरासत छीन लूंगा, इसलिए उसने मेरी जुड़वां बहन मुजियानी युलू के साथ मिलकर हर जगह मुझे परेशान किया। जब मैंने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से शिकायत की और सच समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरा एक शब्द नहीं माना। आखिर मू यंगक्वान और मुयुलू ने मिलकर मेरी हत्या कर दी। उन्होंने मेरी लाश समुद्र में फेंक दी ताकि कोई सबूत न बचे। उसके बाद दोनों ने मेरे माता पिता से झूठ कहा कि मैं फैमिली का पैसा लेकर विदेश भाग गया हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अब जब वही लोग मीडिया के सामने मुझे वापस ले जाने आए थे, मैंने सीधे उनकी बात ठुकरा दी। माफ कीजिए, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे इतना कहते ही सभी रिपोर्टर्स के कैमरास मेरी तरफ घूम गए। मेरी बायोलॉजिकल मदर फूट फूट कर रोने लगी और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्यों बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रहे? तुम्हें पता है, जब तुम्हें हॉस्पिटल से चुरा कर ले जाया गया था, तब मैं कितनी टूट गई थी। इन सालों में मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाई। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। आप इतने अमीर हैं, बड़े बिजनेस फैमिली से हैं। अगर सच में मुझे ढूंढना चाहती तो क्या मुझे ढूंढना मुश्किल था? फिर आप ठीक उसी समय क्यों आई हैं जब मैं पूरे शहर का टॉपर बन गया हूँ? अभी ही क्यों? मेरे पिता ने जल्दी से कहा। हमने तुम्हें कई वर्षों तक ढूंढा है, हमें तुम्हारी खबर बस हाल में मिली है। मैंने पूछा, आप लोगों का एक अडॉप्टेड सन भी है ना? फिर मुझे ढूंढने क्यों आए हैं? क्या इसलिए कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और आपकी फैमिली इमेज बेहतर कर सकता हूँ? क्या अब मुझे अपना बेटा मानने से आपकी इज्जत बढ़ेगी? अगर आप सच में वर्षों से मुझे खोज रहे थे, तो कभी न्यूज़पेपर्स या टेलीविजन पर मेरी पहचान वाला कोई मिसिंग नोटिस क्यों नहीं आया? न्यूज की गंध मिलते ही रिपोर्टर्स ने मेरे माता पिता के चेहरे के सामने माइक्स कर दिया। मिस्टर मू, मिसेज मू, कृपया बताइए कि आपने इतने वर्षों तक अपने बेटे को कैसे खोजा? आखिर मैं उनके साथ उनके घर चला गया, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें झूठी हो सकती हैं, लेकिन पैसा असली होता है। किसी से भी लड़ लो, लेकिन पैसे से मत लड़ो। इस जिंदगी में पिछली बार की तरह उन्होंने मेरे लिए सब कुछ जबरदस्ती तय नहीं किया। मीडिया के सामने मैंने पहले ही अपनी कंडीशंस रख दी थी, इसलिए अब वे दोनों मेरे साथ पहले जैसे हुक्म चलाने वाले तरीके से पेश नहीं आ सकते थे। वे मुझसे बहुत संभल कर बात कर रहे थे। एमयू फैमिली की आलीशान विला में पहुंचकर मेरी बायोलॉजिकल मदर ने उत्साह से मू यंगक्वान का परिचय कराया। शाओफन, यह शाओ क्वन है, यह तुम्हारा भाई है। मुक्वेश तो यांगक्वान ने बड़ी हाइपोक्रेसी के साथ हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ नहीं मिलाया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, तो यह वही बच्चा है जिसे आपने मेरी जगह लेने के लिए अडॉप्ट किया था। माँ एक पल के लिए अवाक रह गई। फिर मैंने अपने बायोलॉजिकल फादर मू जोंगू की तरफ देखा। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे पढ़ाई के लिए बेहतर एनवायरनमेंट देने का वादा किया था। 10 साल से ज्यादा समय बाद मैं अचानक इस घर में रहकर आप लोगों को अपना परिवार नहीं मान सकता। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्वीकार कर सकूं, लेकिन अभी मैं इस झूठी फैमिली हार्मनी का नाटक नहीं कर सकता। इसलिए आपने इंसान अडॉप्ट किए हों या पालतू कुत्ते कितने किए हों, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। म्यू फैमिली स्थानीय रूप से बहुत प्रभावशाली थी। ऊपर से मीडिया पहले ही इस मामले पर नजर रख रही थी। वे भले मुझसे नाखुश हों, लेकिन मुझे घर से निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे पब्लिक ओपिनियन की ताकत जानते थे। और मैं अभी टेलीविजन पर एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली टॉपर की पॉजिटिव इमेज के रूप में दिख चुका था। मेरी बात सुनते ही मू यंगक्वान और मू युलू दोनों के चेहरे उतर गए। मू यंगक्वान ने मासूम और डरे हुए होने का नाटक किया। उसने पिता और माँ को ऐसे देखा जैसे वह बहुत बेबस हो। उधर म्यू युलू, जो हमेशा से बिगड़ी हुई यंग लेडी थी, फट पड़ी। चेन फैन, तुम खुद को समझते क्या हो? मेरे भाई को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मेरे भाई से मुकाबला कर सको। भविष्य में शायद तुम्हें उसी के लिए नौकरी करनी पड़े। अपनी भाषा संभालो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। कूड़ेदान से उठा हुआ अनाथ खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। मेरी नजर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स पर चली गई। क्या यही हाई सोसाइटी की एजुकेशन है? क्या यही वह जुड़वां बहन है जिसके बारे में आप लोग मुझे बता रहे थे? क्या आपकी क्लास के लोग हमेशा इतनी ईमानदारी और खुलेपन से बात करते हैं? मेरे पिता के माथे की नसें गुस्से से उभर आईं। अचानक उन्होंने मुटी छुआ युलू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह हक्की बक्की रह गई। डैड, आपने मुझे मारा? आपने एक अनजान कमीने के लिए अपनी बेटी को मारा? मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम और मैं ट्विंस हैं। अगर मैं कूड़े से उठा हुआ कमीना हूं, तो तुम क्या हो? क्या तुम उस कमीने के साथ फ्री गिफ्ट में मिली थी, या तुम्हारी बातों में किसी और के लिए हिडन मीनिंग है? मेरी बात सुनकर माँ भी आगे बढ़ी और उसने मुझे वो युलू को एक थप्पड़ और हंसा और जी गोम जड़ मुंशार कर दिया। बदतमीज लड़की, उल्टी सीधी बातें बंद करो। मू यांगक्वान तुरंत मुटिच को युलू के सामने खड़ा हो गया, जैसे वह उसे बचा रहा हो। डैड, मॉम, अब मत मारिए, सब मेरी गलती है। मुझे इतने वर्षों तक भाई की जगह नहीं लेनी चाहिए थी। अगर किसी को मारना है तो मुझे मार लीजिए। उसका चेहरा लाल हो रहा था और शरीर कांप रहा था, जैसे वह बहुत इमोशनल हो। मैं आगे बढ़ा
और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैंने सुना है कि जब इसे अडॉप्ट किया गया था तब बहुत बड़ी सेरेमोनी रखी गई थी। मीडिया ने बताया था कि इसे जन्म से हार्ट डिजीज थी, बाद में चाहे ये ठीक हो गया हो, लेकिन इसकी हेल्थ कमजोर है। इसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। अब यह जानबूझकर इस तरह कांप रहा है। क्या यह मुझ पर दबाव बनाने के लिए है, या यह जताने के लिए कि इस घर में एक अडॉप्टेड सन की पोजीशन भी अटल है? मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने पहली बार मू यंगक्वान को शक भरी नजर से देखा। वह तुरंत हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। डैड, मॉम, ब्रदर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। देखा, यह फैमिली बिना किसी प्रिंसिपल के है और बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाती है। पिछली जिंदगी में जब मैं पहली बार इस घर आया था तो इन दोनों भाई बहन ने तानों और अपमान से मुझे बोलने तक नहीं दिया था। न मैं अपने लिए खड़ा हो पाया, न अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के सामने अच्छी छवि बना पाया। लेकिन इस जिंदगी में मैंने उन्हें सीधे जवाब देकर चुप करा दिया और मेरे माता पिता की सिंपैथी भी अपने पक्ष में कर ली। अब इन दोनों के साथ और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मैंने माँ की तरफ देखा। मैं थक गया हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? पिछली जिंदगी में मेरा कमरा पहली मंजिल पर था। पहले वह नौकरानी का छोटा सा कमरा हुआ करता था, जिसे बाद में मेरे लिए ठीक किया गया था। माँ मुझे वहीं ले जाने वाली थी, लेकिन मैंने उस छोटे कमरे पर नजर डालकर कहा, आपने कहा था कि पूरे घर का टूर कराएंगी। उसे मुझे आगे ले जाने का मौका मिले उससे पहले ही मैं सीढ़ियां चढ़ गया। मैं सीधे मुतशिशु यांगकुआन के बेडरूम की तरफ पहुंचा। उसका कमरा बहुत बड़ा था, अटैच्ड बाथरूम, गेमिंग रूम और हर सुविधा के साथ। मैंने हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, फिर उसके कमरे के ठीक बगल वाले गेस्ट रूम का दरवाजा खोल दिया। माँ असहज हो गई। उसकी नजरें मुझसे बचने लगी। श्याओ फैन, तुम्हारे भाई की हेल्थ ठीक नहीं रहती। वह बहुत हल्की आवाज से भी जाग जाता है, इसलिए यह गेस्ट रूम सामान्यतः इस्तेमाल नहीं होता ताकि उसे नॉइजर से परेशानी न हो। मैंने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा। वह आखिरकार नजरें झुका गई। तब मैंने समझदार बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं, यह कमरा मेरे पुराने घर से बहुत बेहतर है। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि ऐसी फैमिली में पैदा हुआ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे उसे सांत्वना दी। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आराम करने नहीं। वैसे भी मैं कई साल तक यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, हाथ की हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों शरीर का हिस्सा है, लेकिन हथेली ज्यादा कीमती होती है, पीठ वाला हिस्सा नहीं। सही कहा ना? माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह पछतावे से लगभग रो ही पड़ी। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। श्याओफान, तुम पहले जहां रहते थे वहां कैसी जिंदगी थी? क्या मुझे बता सकते हो? मैंने शांत आवाज में कहना शुरू किया। दादाजी ने मुझे कूड़ेदान से उठाया था। उनका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मर गया था और वे अकेले रह गए थे। उस दिन वे जहर खरीदकर अपने परिवार के पास जाने वाले थे, लेकिन बस स्टेशन के पास से गुजरते समय उन्हें कूड़ेदान में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बच्चा मैं था। दादाजी कहते थे कि मुझे मिलना उनकी किस्मत थी। मेरे रोने की आवाज ने उन्हें मरने से रोक दिया। हम बहुत गरीब थे। दादाजी कचरा और कबाड़ इकट्ठा करके गुजारा करते थे। जब मैं 2 साल का था तभी से मैं उनके साथ बोतलें उठाने जाने लगा था। हमारे घर में नल का पानी नहीं था। आंगन में एक कुआं था। बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल होती थी। 3 पैसे की मोमबत्ती बिजली जलाने से सस्ती पड़ती थी। मैंने अपने भीतर उठ रहे भारी दुख को दबाया और सपाट स्वर में आगे कहा, इस साल की शुरुआत में दादाजी गुजर गए। वह मेरे लिए सिर्फ 300 युआन छोड़ गए ताकि मैं फाइनल एग्जाम्स तक पहुंच सकूं। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो मैं अब भी सोच रहा होता कि अगले 3 साल की हाई स्कूल फीस और लिविंग एक्सपेंसेस कैसे भरूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान नहीं हूँ? माँ रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। लेकिन उसकी आंखों में देखकर मुझे वैसी ही चिढ़ महसूस हुई जैसी पिछली जिंदगी में होती थी। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैंने कहा, लेकिन रोने की बजाय क्या आप मुझे खाना दे सकती हैं? मैं आमतौर पर दिन में 2 बार खाता हूँ और अभी मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और रसोई की ओर दौड़ गई। विडंबना यह थी कि मैं सच में भूख से मर रहा था और माँ, जिसे खाना बनाना भी नहीं आता था, अपना मातृत्व दिखाने के लिए कुक को हटाकर खुद खाना बनाने लगी। उसे किचन में बुरी तरह उलझा देखकर मैंने उसे बाहर भेज दिया। फिर मैंने पानी उबाला और उसमें नूडल्स डाल दिए। वाकई अमीर लोगों का खाना अलग होता है, मैंने मन ही मन सोचा। यहाँ नूडल्स भी गिफ्ट बॉक्स में आते हैं। एक साधारण सी नूडल सूप मेरे सामने रखी थी। श्याओफान, लड़का होने के नाते तुम्हें उठने बैठने और खाने पीने का ढंग रखना चाहिए। टेबल मैनर्स का ध्यान रखा करो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नूडल्स खाते खाते बस सिर हिला दिया। अगली बार ध्यान रखूंगा। दादाजी का घर बहुत गरीब था। हम ऐसा खाना आम दिनों में खा ही नहीं सकते थे। सिर्फ त्योहारों पर कुछ ऐसा मिलता था। मेरी बात सुनकर माँ को और गिल्ट होने लगा। वह ऐसे रोने लगी जैसे आंसू मुफ्त मिलते हों। लगभग आधा बोल उसके आंसुओं से भर गया। पूरी समर वेकेशन में मैं अपने कमरे में बंद होकर हाई स्कूल का सिलेबस पहले से पढ़ता रहा। यह मसियायेमोशी यांगकुआन और मू युलू से बिल्कुल उलट था। वे दोनों पूरे दिन बाहर घूमते, शॉपिंग करते और बेहिसाब पैसे उड़ाते रहते थे। इस वजह से मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे। असल में वे दोनों अभी भी बच्चे ही थे। मस्ती शुरू करते ही बाकी सब भूल जाते थे और यही मेरे लिए अच्छा था। मुझे शांति से पढ़ने का समय मिल गया। कोई मेहनत करना पसंद नहीं करता, मगर समाज सिर्फ रिजल्ट्स देखता है। मुझे अब चुपचाप तैयारी करनी थी, क्योंकि सोशल क्लास ऊपर ले जाने की यह लड़ाई भले ही कितनी भी घटिया क्यों ना हो, मुझे इसे जीतना था। स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझसे बात करने आए। मुझे पता था वे बिना वजह नहीं आए हैं। जब कोई अचानक बहुत प्यार से पेश आए तो समझ लो बात खराब है। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एलीट पब्लिक हाई स्कूल का एडमिशन छोड़ दूं। वे चाहते थे कि मैं मुकी गुरियन यांगकुआन और मू युलू के साथ एक सामान्य स्कूल में पढ़ूं। पिछली जिंदगी में भी उन्होंने यही सोचा था। उनका मानना था कि अगर मैं गंभीरता से पढ़ूंगा तो शायद वे दोनों भी मुझसे प्रभावित होकर पढ़ाई करने लगेंगे। सच ये था कि दोनों निकम्मों को एलीट स्कूल में भेजने के लिए भारी डोनेशन देना पड़ता, लेकिन मुझे नॉर्मल स्कूल भेजना मुफ्त था। व्यापारी आखिर व्यापारी ही होते हैं, आखिरी पैसे तक का हिसाब रखते हैं। पूरे परिवार के सामने मैंने साफ मना कर दिया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरा इतना सीधा जवाब सुनकर वे दोनों असहज हो गए। माँ ने सबसे पहले कहा, श्याओफान, माँ को तुम पर भरोसा है। नॉर्मल स्कूल में भी तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने उस स्कूल की जानकारी ली है। उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन रेट भी ठीक है। क्या तुम दोबारा सोचोगे? उसके पास यह कहने की हिम्मत थी। पिछली जिंदगी में क्योंकि मैं शुरू से ही उन्हें पसंद नहीं आया था, तब उन्होंने इतने नरम शब्दों में बात नहीं की थी। उन्होंने बस मुझे आदेश दे दिया था कि मुझे उसी नॉर्मल स्कूल में जाना है। लेकिन वह स्कूल सिर्फ टीचर्स में कमजोर नहीं था। वहां का माहौल, पढ़ाई का दबाव और लर्निंग एनवायरनमेंट एलीट स्कूल से बिल्कुल अलग था।
वह होनहार बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली जगह थी। इसलिए मैंने दृढ़ता से कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने मुझे अच्छे माहौल में पढ़ाने का वादा किया था, इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ। अब आप किस हक से मुझे एलीट स्कूल में पढ़ने से रोक रहे हैं? मेरे पिता थोड़ा चिढ़ गए। हम बस तुम्हारी राय पूछ रहे हैं, इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं। मेरी राय है, नहीं। पूरा शहर जिस बच्चे को फर्स्ट रैंक मान रहा है, उसे आप नॉर्मल स्कूल भेजना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप सोच क्या रहे हैं। मेरी नजर यांगक्वान और यूलू पर गई। वे दोनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। इन दोनों की हालत देखिए, पूरी समर वेकेशन में इन्होंने एक किताब तक नहीं खोली। आपको क्या लगता है मैं इन्हें कौन सी मेहनत और डिसिप्लिन सिखा दूंगा? अगर मैं नॉर्मल स्कूल गया तो क्या मैं इन्हें सुधारूंगा या ये मुझे नीचे खींचेंगे? क्या अच्छे ट्यूटर्स इतने महंगे हैं कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगवा सकते? या आप बस नहीं चाहते कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं? क्या आपको यह सहन नहीं होता कि घर लौट कर आया आपका बेटा आपको इज्जत दिलाए? मेरी बात सुनते ही मुडुओ पर यूलू भड़क गई। चैन फैन, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे और भाई को मॉम डैड की बेइज्जती बता रहे हो और सिर्फ तुम ही उनकी इज्जत हो? ये दिखावा बंद करो। हमारे पास बहुत पैसा है, मैं उसे जैसे चाहूं खर्च करूंगी। मैं पढ़ाई में पास न भी हूं, मॉम डैड मुझे और भाई को जिंदगी भर पाल सकते हैं। तुम बीच में मत बोलो। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और नाक से फुफकार निकाली। तुम जैसे गांव के गनवार जिसके घर में नल का पानी तक नहीं था। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ कि वह बूढ़ा मर गया। तुम दोनों को सड़क पर भीख मांगनी चाहिए थी, किसी पुल के नीचे मर जाना चाहिए था। उस पल मुझे लगा कि मेरे सिर के अंदर कुछ टूट गया है। वह ताकत जो अब तक मुझे संभाले हुए थी, जैसे सूखी घास की तरह टूटकर आग में गिर गई। जब मुझे होश आया, मुझी सीगी यूलू जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर डर था और उसकी नाक से तेजी से खून बह रहा था। मैंने उसे मार दिया था। मेरा हाथ हवा में उठा था, लेकिन पिता और माँ उसे कसकर पकड़े हुए थे। मेरे हाथ में अभी भी टेबल पर रखा बड़ा क्रिस्टल एस्ट्रे था। एमयू यांगक्वान डर के मारे मूर्ति की तरह खड़ा था। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। मैं यूलू को लगभग मार ही देता। पिता ने मेरे हाथ से एस्ट्रे छीन लिया। माँ कांपते हुए मुझे गले लगाकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे मजबूती से खुद से अलग कर दिया और जमीन पर पड़ी यूलू को देखा। तुम लोग सच में ब्लड सिबलिंग्स हो। फिर मैंने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ओर देखा। आप मुझे वापस क्यों लाए थे? इस घर में मैं सिर्फ एक बाहरी इंसान हूँ। मेरी नजर मू यांगक्वान पर गई। जर्मन शेपर्ड, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इनहेरिटेंस के लिए नहीं लड़ूंगा। सब कुछ तुम लोगों का है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सही हो, मैं मुझे फैमिली का हिस्सा बनने लायक नहीं हूँ। मेरा नाम चैन फैन है। इतना कहकर मैं कमरे में चला गया। मेरी पीठ शायद ऐसी दिख रही थी जैसे किसी ने मेरी आत्मा बाहर खींच ली हो। बाहर से पिता की गुस्से भरी आवाज आई। तुम पागल हो क्या? तुमने अपने भाई से क्या कहा? यूलू चिल्लाई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसे देखकर ही घिन आती है। मैं उससे क्या बात करूंगी? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसे वापस नहीं आना चाहिए था। उसे बाहर ही मर जाना चाहिए था। अगर वह नहीं लौटता तो ब्रदर शाओक्वान इतना दुखी नहीं होता। सब आपकी गलती है। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। लिविंग रूम पूरी तरह शांत हो गया। स्कूल के दूसरे ही दिन पुलिस मुझे पकड़कर ले गई। कारण था, लड़ाई में मैंने एक स्टूडेंट की आंख खराब कर दी थी। क्योंकि मैंने नॉर्मल स्कूल जाने से मना कर दिया था, मेरे माता पिता ने भारी डोनेशन देकर उन दोनों निकम्मों को भी एलीट स्कूल में दाखिला दिला दिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ ऑडिटर स्टूडेंट्स की तरह रखा गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि वे तीनों को एक ही स्कूल में क्यों रखना चाहते थे। मैं अपनी इच्छा के मुताबिक टॉप क्लास में चला गया। लेकिन अगले ही दिन रिसेस के दौरान स्टेयरकेस लैंडिंग पर सेकंड ईयर के 3 लड़कों ने मुझे घेर लिया। वे मुझसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। मैंने मना किया और लड़ाई शुरू हो गई। जो इंसान एक बार मर चुका हो, वह किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया। हंगामे में मैंने उनमें से एक की आंख घायल कर दी। अब स्कूल इस मामले को दबा नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और फैमिलीज को भी खबर दी। पुलिस स्टेशन में मुटिया इड यूलू हाथ कमर पर रखकर कॉरिडोर में खड़ी थी और मुझे गालियां दी जा रही थी। तुम कहते थे ना कि मॉम डैड को इज्जत दिलाओगे, ये है तुम्हारा तरीका? तुम तो बस झगड़ालू गुंडे हो। अगर पता होता कि तुम इतने ट्रबल मेकर हो तो तुम्हें वापस घर ही नहीं लाते। आज किसी को पीटोगे, कल पूरा परिवार मार डालोगे। मू यांगक्वान अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। चेनफान, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मॉम डैड को तुमसे कितनी उम्मीदें थीं। तुमने ये कैसे कर दिया? अब क्या होगा? अगर सामने वाला तुम्हें माफ नहीं करता तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। उसकी नजर मेरे माता पिता की तरफ गई। क्या हम उन्हें कुछ कॉम्पेंसेशन दे दें? अगर शाओफन को जुवेनाइल डिटेंशन में जाना पड़ा तो वह यूनिवर्सिटी कैसे जाएगा? मेरे पिता ने निराश होकर मेरी तरफ देखा। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई कुछ कह दे तो चुप नहीं रह सकते। अगर कोई मारता है तो क्या दर्द हो जाता है। इतनी हिंसा क्यों करनी थी? मैंने ठंडी आवाज में कहा। वे मुझसे पैसे मांग रहे थे। उन्होंने मुझे बास्टर्ड और ट्रैश कहा। उन्होंने मेरा सिर दीवार पर दे मारा। तो क्या मैं बस चुप रहता? क्या मैं छिप जाता और उन्हें मुझे कुचलने देता? क्यों? मू यांगक्वान ने भौहें चढ़ाई और मुझे डांटते हुए कहा, शाओफन, यह बात सही नहीं है। तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया होता तो वे सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान करते? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। मैंने आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में गूंज गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ही क्यों मार रहा हूं, किसी और को क्यों नहीं? तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। शायद तुमने ही कुछ गलत किया होगा। मू यूलू मुझ पर झपटने ही वाली थी कि पिता ने उसे पकड़ लिया। चेनफान, मेरे सामने अपने भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मू यांगक्वान मां के पीछे जा छिपा। एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरा मां की बांह पकड़े हुए। उसकी बेबस शक्ल देखकर मां की आंखों में मेरे लिए नाराजगी भर गई। वह तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी उसी वक्त उससे माफी मांगो। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे किस बात की माफी मांगनी है? उसने खुद कहा था कि कारण दूसरों में नहीं, अपने अंदर ढूंढना चाहिए। मेरे पिता गुस्से से भर गए। उन्होंने पास खड़े पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा किया। ऑफिसर, इस मामले को रूल्स के हिसाब से हैंडल कीजिए। ऐसे बच्चे को अगर सही से नहीं सिखाया गया तो इसे दुनिया की समझ नहीं आएगी। भले ही यह कागजों में मेरा बेटा हो, मैं पक्षपात नहीं करूंगा। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया। फिर उसने गुस्से से भरे म्यू फैमिली के सदस्यों को देखा और मन ही मन शायद उन्हें बेवकूफ समझा। उसने कहा, तुम एमयू यूलू हो, है ना? यूलू चौंक गई। हाँ, मैं मू यूलू हूँ। ऑफिसर ने इशारा किया, मेरे साथ चलो।
मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जिन 3 लड़कों ने मुझे घेरा था, उनमें से एक की पॉकेट से पुलिस को एक नाइफ मिला था। दूसरे लड़के के बयान में साफ था कि उन्हें मुझे सबक सिखाने के लिए भेजा गया था, इसलिए पूरा मामला बदल गया। वह लड़का बार-बार कहता रहा कि नाइफ उसकी नहीं थी और उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह यह नहीं बता पाया कि नाइफ उसकी पॉकेट में पहुंची कैसे। पिछली जिंदगी में नॉर्मल स्कूल में मुझे लगभग रोज बली किया जाता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में स्कूल शुरू होते ही मुझे वो ये कि यांगक्वान और मुयुलू इतनी जल्दी हरकत कर देंगे। उनकी टेक्निक्स वही थी, उनकी नीयत भी वही थी, बस इस बार शिकार बदल गया था। इस बार मैंने खुद को बचाया। असल में वह लड़का बेगुनाह था, नाइफ उसकी नहीं थी। लड़ाई के दौरान मैंने ही चुपके से नाइफ उसकी पॉकेट में डाली थी और उसकी आंख भी मैंने जानबूझकर घायल की थी ताकि मामला बड़ा हो जाए। हल्की डांट और कुछ दिन की काउंसलिंग से कुछ नहीं बदलता। मुझे उस बड़े आदमी तक पहुंचना था जो इन सबके पीछे था। वे स्कूल स्टूडेंट्स इतनी बड़ी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने बस कुछ सवाल पूछे और उनका कमजोर मानसिक बचाव पूरी तरह टूट गया। वे रोते रोते सब कुछ कबूल कर बैठे और उस कबूलनामे में मुकीशीबू युलू का नाम भी था। उसी ने उन्हें पैसे देकर मेरे पीछे लगाया था। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स स्तब्ध रह गए। उन्हें लगता था कि परेशानी पैदा करने वाला मैं हूं, लेकिन सच ने पूरा मामला उलट दिया। उनकी प्यारी बेटी और वह जर्मन शेफर्ड ही असली सिरदर्द थे। मां बार बार सिर हिलाने लगी। इम्पॉसिबल, युलू इतनी अच्छी, समझदार और आज्ञाकारी है, वह ऐसा नहीं कर सकती। आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। मेरी शक भरी नजर मुशेमो यंगक्वान पर गई। अगर युलू ने नहीं किया तो शायद तुमने किया है। मुकेश की बुद्धा युलू ने नहीं सोचा था कि वह दोष अपने ऊपर से हटाकर यंगक्वान की तरफ डाल देगी। वह डर से कांप गई। उसने शरीर का कांपना रोकने की कोशिश की और कहा, बकवास मत करो, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। उसे डरना ही था। आखिर वह सिर्फ अडॉप्टेड डॉटर थी। उसके पास मु युलू जैसी बायोलॉजिकल डॉटर वाली छूट नहीं थी। एक ही गलती के लिए युलू को माफ किया जा सकता था, लेकिन उसे नहीं। मु यंगक्वान ने दांत भींचते हुए मुझे घूरा। तुमने ही उन लड़कों को रिश्वत दी होगी। तुमने पैसे देकर उनसे यह सब कहलवाया है। हाँ, जरूर तुमने ही किया है। मैं हंस पड़ा। मैंने उन्हें रिश्वत दी ताकि वे मेरा सिर दीवार पर मारें, ताकि वे मुझे पीटें और फिर खुद मेरी आंख भी फोड़ दें। जर्मन शेफर्ड, कुछ भी बोलने से पहले दिमाग तो लगा लो। मैंने अपनी पॉकेट की अंदरूनी सिलाई बाहर खींचकर दिखाई। ध्यान से देखो, मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं उन्हें किस चीज से रिश्वत देता? कैंटीन में खाना खाने के लिए भी मुझे अपने बेंच पार्टनर से पैसे उधार लेने पड़े थे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दूसरा मीट डिश लेकर खुद अच्छा खाना नहीं खाता। मैं तुम दोनों जैसा नहीं हूं जो हर महीने दसियों हजार यूं ही उड़ा देते हो। तभी मेरे माता पिता को समझ आया कि मैं घर लौटने के बाद से उन्होंने मुझे 1 यूएन तक पॉकेट मनी नहीं दी थी। मैं घर में खाता और सोता था। मैंने कभी उनसे पैसा मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने मान लिया था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। पिता के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। श्याओ फैन, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें अलाउंस देना भूल गया। उन्होंने एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। घर चलने पर मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्री कार्ड बनवा दूंगा। पापा से नाराज मत होना, पापा तुम्हें सच में कॉम्पेंसेट करेंगे। मैं चुप रहा। मेरी नजर उस मोटू युलू पर गई जो दीवार के पास खड़ी चुप हो चुकी थी, और फिर उस जर्मन शेफर्ड पर जिसका चेहरा तनाव से भरा था। अगर वह अपने प्यारे यांगक्वान के लिए दोष लेने को तैयार था तो मैं उसे रोकने वाला कौन था? मैं पिता की तरफ मुड़ा। आपने अभी ऑफिसर से कहा था कि आप कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अब उम्मीद है कि आप अपनी बात निभाएंगे। कृपया मुझे निराश मत कीजिएगा। आखिर मु युलू बिना किसी नुकसान के पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई, क्योंकि मैंने मीडिएशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया था। उसकी कीमत थी 3 मिलियन युआन। इमीडिएट ट्रांसफर, पहले पैसा फिर सिग्नेचर। मेरे पिता बड़बड़ाते रहे कि अच्छे आदमी को इतना पैसे का लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना एक पल लगाए 3 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उन्हें डर था कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो उनकी प्यारी बेटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। जब मैंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया तो मां ने चिंता दिखाते हुए पूछा, श्याओ फान, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? इतनी कम उम्र में इतने पैसे रखना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आप दोनों को मुझसे कोई लगाव नहीं है। आपको सिर्फ मेरे मार्क्स और मेरी पब्लिक इमेज की चिंता है। आपको बस ये चाहिए कि मैं दूसरों के सामने आपकी इज्जत बढ़ाऊं। आज आपकी बेटी ने गुंडों को पैसे देकर मुझे बुली करवाया। कौन जानता है कि कल आप दोनों ही मुझे घर से निकाल दें। अगर मैं आज मौका देकर कुछ पैसे नहीं निकालूंगा तो बाद में जीऊंगा कैसे? मां तुरंत हाथ हिलाने लगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकती? उसका चेहरा देखकर मुझे पिछली जिंदगी का वह पल याद आ गया जब उसने निराश होकर कहा था, काश श्याओ फान सच में मेरा बेटा होता। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हें कभी जन्म ही नहीं देती। कितनी बदकिस्मती है। मैं उनसे पीठ मोड़कर चला गया। भविष्य के बारे में कौन जानता है। मैंने स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी ली और गांव में दादाजी के पुराने घर चला गया। माँ पिता परेशान थे, इसलिए वे जिद करके मुझे कार से वहां छोड़ने आए। तब उन्होंने वह टूटा फूटा घर देखा, गिरी हुई बाउंड्री वॉल, मिट्टी का कठोर कांग बेड, जंग लगा कुआं, एक ही बल्ब तक जाती हुई अकेली बिजली की तार। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि मेरी पिछली जिंदगी इतनी कठोर थी। वे उस उजड़े हुए आंगन में खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। मैं अकेले ही आंगन की घास साफ करने लगा। फिर मैंने कुछ मजबूत आदमियों को पैसे दिए और दादाजी की कब्र खुलवाई। मैंने एक नई अर्न खरीदी थी, उसमें मैंने दादाजी के अवशेष रखे। मेरी दोनों जिंदगियों की यादें जैसे एक साथ मिल गईं। श्याओ फान, जब तुम बड़े होकर यूनिवर्सिटी जाओगे और बहुत पैसा कमाओगे तो दादाजी बहुत खुश होंगे। हल्की बारिश हो रही थी जो जमीन छूते ही गायब हो जाती थी। मैं घुटनों पर बैठा था और दादाजी की अर्न को सीने से लगाए हुए था। पुनर्जन्म के बाद पहली बार मैं बेकाबू होकर रोया। मैंने सिटी सेमेटरी में सबसे अच्छा बेरियल निशा खरीदा, फिर अपने हाथों से दादाजी की अर्न वहां रखी। उनकी ग्रेवस्टोन के सामने मैंने कुछ मीट डिशेज रखी। बीच में तेल से चमकती हुई रोस्ट चिकन लेग रखी थी। जब मैं सिर्फ 7 साल का था तब कई दिनों तक बोतलें बेचकर जमा किए पैसों से मैंने दादाजी के लिए एक चिकन लेग खरीदी थी उनके बर्थडे पर। मुझे कभी नहीं पता चला कि उनका असली बर्थडे कब था। वह हमेशा कहते थे कि बूढ़े लोग बर्थडे नहीं मनाते। वह चिकन लेग ही शायद एकमात्र बर्थडे गिफ्ट था जो मैं उन्हें दे पाया था। उन्होंने उसका छोटा सा बाइट लिया और फिर मुस्कुराकर उसे मेरे बोल में रख दिया। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन दादाजी के दांतों में दर्द है। तुम इसे मेरे लिए खत्म कर दो। फिर उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। जब हमारा श्याओ फैन बहुत पैसा कमाएगा तब वह दादाजी के लिए रोज चिकन लेग्स खरीदेगा। लेकिन वे अपने पोते के हाथ से वे चिकन लेग्स खाने तक जिंदा नहीं रह पाए। मैंने उनकी ग्रेवस्टोन पर एक कप लेकर उड़ेल दिया, फिर घुटनों पर बैठकर 3 गहरे प्रणाम किए। मेरे पीछे से मां के दबे हुए रोने की आवाज आई, लेकिन मैं नहीं रोया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे आंसू दादाजी की शांति को परेशान करें। मैं घुटनों पर बैठा रहा और बिना पीछे मुड़े बोला, आप जानते हैं मेरा नाम चैन फैन क्यों है? दादाजी चाहते थे कि मैं बस एक साधारण इंसान बनूं, एक शांत, सुरक्षित और स्वस्थ जिंदगी जीऊं। फिर मैं खड़ा हुआ और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ मुड़ा। मैं उनका इकलौता परिवार था। उन्होंने हमेशा मुझसे प्यार किया। वे बिना किसी शर्त के मेरे साथ अच्छे रहे। उन्होंने मुझे कभी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया और उन्होंने कभी किसी को मुझे अननोन बास्टर्ड कहने नहीं दिया।
सिमेट्री से लौटने के बाद मैंने स्कूल के पास एक छोटा अपार्टमेंट रेंट पर लिया और वहीं रहने लगा। शेयर्ड डॉर्मेट्री का माहौल पढ़ाई के लिए सही नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि कोई चीज मेरे स्टडीज को प्रभावित करे। जिस दिन मैं शिफ्ट हो रहा था, माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की। घर में भी कमरा है, ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ सकता है, फिर बाहर जाकर रहने की जिद क्यों कर रहे हो? मेरी नजर उनके पीछे पहले नौकरानी के कमरे रहे उस छोटे कमरे के दरवाजे पर गई। मेरा बाहर रहना सबके लिए अच्छा है, आखिर आप लोग ही एक फैमिली हैं और मैं जो बाहरी इंसान हूं आपको असहज नहीं करूंगा। अगले दिनों में मैं पूरी तरह किताबों में डूब गया। बस पढ़ाई पढ़ाई करके थक जाना, और अगर न थकूं तो फिर पढ़ाई। अपने असली बर्थडे वाले दिन मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें एक छोटा सा केक था, 3 पैसे वाली एक मोमबत्ती, तेल में तली हुई 2 चिकन लेग्स और बगल में टेस्ट्स तथा एग्जाम पेपर्स का ढेर। मैंने कैप्शन लिखा, मेरे असली बर्थडे की पहली सालगिरह, हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या अमीर लोग ब्लड रिलेशंस को बहुत महत्व नहीं देते? असल बायोलॉजिकल सन घर से बाहर अकेला रह रहा है और अडॉप्टेड सन के लिए बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। कैसे अजीब पेरेंट्स हैं। सुना है मूव फैमिली की यंग लेडी ने अपने सगे भाई को बुली करवाने के लिए गुंडों को पैसे दिए थे और यह सब अपने अडॉप्टेड ब्रदर का बदला लेने के लिए किया था। ये उनका फैमिली मैटर है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कौन जाने, शायद बायोलॉजिकल सन ने ही कोई शर्मनाक काम किया हो और उसे घर से निकाल दिया गया हो। ऊपर वाला सच में घटिया ट्रोल है, बिना सच जाने बकवास मत करो। मेरे बर्थडे वाले सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा पूरी सुबह इंटरनेट पर चलती रही। जब मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को याद आया कि उनका एक सगा बेटा भी है, तब मेरे पिता ने घबराकर इंटरनेट पर एक स्टेटमेंट जारी किया। क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट का इस्तेमाल किया। असल में मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके उस बेवकूफाना स्टेटमेंट के बाद नेटिजन्स ने बात मानने से इनकार कर दिया। इंटरनेट पर आलोचना की बाढ़ आ गई। लोगों ने म्यू फैमिली की कंपनी का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह उनके खिलाफ जाने लगी। आखिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर आ पहुंचे। शाओफैन, तुम ठीक ठाक रह रहे थे, फिर वो पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई अब बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा। मैं दरवाजे पर टिक कर खड़ा रहा और उन्हें तिरछी नजर से देखा। क्यों? क्या आप लोग मेरा बर्थडे भूल गए थे और उस नकली बेटे के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे थे? अब उल्टा गलती मेरी है। मेरे पिता मेरी आंखों में नहीं देख पाए, उन्होंने नजरें हटा ली। खैर, तुमने सही से नहीं सोचा। अपनी सोशल मीडिया स्टोरी डिलीट कर दो। परसों पूरा परिवार रेस्टोरेंट में साथ खाना खाएगा, वहां एक फैमिली फोटो खिंचवाना और उसे ऑनलाइन पोस्ट करना। कहना कि उस दिन फैमिली के साथ तुम्हारा छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इसलिए तुम सेलिब्रेशन में नहीं आए। फिर पब्लिकली अपॉलोजाइज कर देना। मैं माफी क्यों मांगू? माफी तो आपको दोनों को मांगनी चाहिए। अब जब सब कुछ साफ हो ही चुका था तो मैंने दिखावा बंद करने का फैसला कर लिया। क्या आप लोग मुझे अपना बेटा मानते भी हैं? क्या मेरा बर्थडे मुझे यूलू के उसी दिन नहीं आता? आपने कभी मेरी परवाह नहीं की, फिर मुझे आपकी गलतियों की कीमत क्यों चुकानी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि मैं आपके साथ बड़ा नहीं हुआ? मैं गुस्से से कांप रहा था, अपनी भावनाएं रोक नहीं पा रहा था। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने बर्थडे पर क्या विश मांगी थी? दोनों ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने चाहा कि मेरी आगे की जिंदगी शांत और समृद्ध हो, कि मैं मुसीबतों से दूर रहूं, लेकिन अब उसका आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। मैंने दोनों को ठंडी नजर से देखा। हाई स्कूल के अंतिम सेमेस्टर में मुचियाओ यांगकुआन को डायरेक्ट एडमिशन का ऑफर मिला। विंटर वेकेशन के दौरान उसने एक लिटरेरी मैगजीन में वीडियो गेम्स पर एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था। आर्टिकल का नाम था वीडियो गेम्स मास्टरपीसेस एंड ट्रैश। इसी आर्टिकल की वजह से एक मशहूर यूनिवर्सिटी ने उसे डायरेक्ट एडमिशन का ऑफर दे दिया। वह लड़का कभी ऐसे राइटिंग में 0 से ऊपर मार्क्स नहीं लाता था। लिटरेचर में उसकी हालत दयनीय थी, लेकिन मेरे माता पिता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसे फिर से अपनी आंखों का तारा मानने लगे। पूरी छुट्टियों में उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने आखिर उसे रास्ते में रोक लिया। पूछने पर उसने अनजान बनने का नाटक किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। वो आर्टिकल मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने उसे एक एक शब्द खुद लिखा है। मैंने उसमें अपना पूरा दिल लगा दिया। तुम किस हक से मेरी मेहनत को झुठला रहे हो? तुम कहते हो कि वह आर्टिकल तुमने लिखा है? मैंने पूछा। तो साबित करो। वह तिरस्कार से मुस्कुराया, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से फोन पर कुछ टाइप कर रही थीं, जैसे वह रिकॉर्ड कर रहा हो या किसी को मैसेज भेज रहा हो। उसने लगभग फोन की स्क्रीन मेरे चेहरे पर रगड़ दी। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें मुझे रिकॉर्ड करने का मौका नहीं दूंगा। सुनो, इस घर का इकलौता बेटा मैं हूं। तुम्हें सड़क पर ही पड़े रहना चाहिए था। तुम वापस सिर्फ मेरा आर्टिकल चुराने आए हो। मैंने उसे देखा। तो तुमने मेरा आर्टिकल चुराया है? वह बेशर्मी से बोला। हाँ, मैंने चुराया। तो क्या कर लोगे? एमयू फैमिली का असली वारिस मैं हूं। अगर थोड़ी अक्ल है तो यहां से गायब हो जाओ। मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जवाब मांगने गया। जैसा मैंने सोचा था, दोनों ने मुझे महान बनने की सलाह दी। शाओफान, तुम तो अच्छे मार्क्स लाते हो, माँ ने कहा। तुम्हारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना तय है, लेकिन तुम्हारा भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं है। उसके लिए डायरेक्ट एडमिशन का मौका मिलना आसान नहीं था। वह मौका उसे दे दो। पिता ने भी सहजता से जोड़ा। तुम्हारी बहन की पढ़ाई भी एक चिंता है। क्यों ना तुम उसके लिए भी एक आर्टिकल लिख दो, ताकि उसे भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। फिर तुम तीनों में से 2 को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा और तुम अच्छे मार्क्स लेकर खुद आगे निकल जाओगे। लोगों के सामने हमारा परिवार कितना अच्छा लगेगा। उस दिन मैंने उनसे बची हुई सारी उम्मीद छोड़ दी। इसलिए मुझो फैमिली ने जब मुयांगकुआन की डायरेक्ट एडमिशन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी, तो मैंने हॉल की बड़ी स्क्रीन पर अपने कमरे की सीसीटीवी फुटेज चला दी। वीडियो में मुतागो यांगकुआन और मुयुलू चुपके से मेरे कमरे में घुसते दिख रहे थे। मुयुलू दरवाजे पर खड़ी होकर निगरानी कर रही थी और मुयांगकुआन ने मेरा कंप्यूटर ऑन कर लिया। कौन सी फाइल है? उसने पूछा। मुयुलू ने जवाब दिया, वही वीडियो गेम्स वाली, मास्टरपीसेस एंड ट्रैश। हाँ, वही। मैंने उस बस्टर्ड को फोन पर कहते सुना था कि इस आर्टिकल के अवार्ड जीतने की बहुत संभावना है। मुयांगकुआन उत्साह से मेरे कंप्यूटर में लगा यूएसबी निकालने लगा। हो गया, कॉपी हो गई। जल्दी कंप्यूटर बंद करो। सारे गेस्ट्स के सामने यह वीडियो चल रही थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। माथे की नसें उभर आईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। नालायक, तुम अपने भाई और बहन की खुशी भी नहीं देख सकते? तुमने पूरे फैमिली का नाम खराब कर दिया। गेस्ट्स के बीच फुसफुसाहट चल रही थी। तभी पुलिस हॉल के दरवाजे से अंदर आई। हम फिर से पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में थे। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरे सामने बैठे थे और गुस्से में मुझे दोष दे रहे थे। हमने तुम्हें इतने साल पाला और तुमने यही बदला दिया। तुम एहसान फरामोश हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अब तुम्हारा भाई और बहन बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे पिता ने गुस्से में आदेश दिया, पहले कंप्लेंट वापस लो, घर पहुंचकर बाकी हिसाब करूंगा। मैंने सिर हिला दिया, फिर थप्पड़ से लाल हुए अपने गाल की तरफ इशारा किया और पिता को सीधे देखा। एक बार फिर कहिए, फैमिली का नाम खराब किसने किया है? माँ आंसू पोंछते हुए बोली। आखिर वे तुम्हारे भाई बहन हैं।
तुम उन्हें इस तरह बर्बादी में कैसे धकेल सकते हो? तुमने इतना निर्दयी काम कैसे किया? मैंने पूछा। तो आपके हिसाब से इन दोनों का मेरा आर्टिकल चुराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा उनकी चोरी सबके सामने लाना बड़ी बात है, यही कहना चाह रही हैं? माँ ने कहा, उन्होंने गलती की है, लेकिन हम उसे घर में सुलझा सकते थे। तुमने इसे पब्लिक कर दिया, इससे साबित होता है कि तुम हमें फैमिली नहीं मानते। मैं हंस पड़ा। और आप लोग मुझे फैमिली मानते हैं? वह आर्टिकल मैंने लिखा था। जब मैं लिख रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था। और अब आप भूलने का नाटक कर रही हैं। असल में विंटर वेकेशन में जब माँ मुझे दूध देने मेरे कमरे में आई थी, मैंने उसे आर्टिकल का टाइटल दिखाया था। मैंने कहा था कि मेरा आर्टिकल लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश होगा, और मैंने उससे कहा था कि वह इसे सीक्रेट रखे। वह उसके लिए एक टेस्ट था। अगर वह सच में मुझसे प्यार करती, अगर उसे सच में अपने इस बेटे की परवाह होती, तो वह मेरा सीक्रेट रखती। फिर हम साथ मिलकर मेरी सफलता की खुशी बांटते। लेकिन शुरुआत से ही मैं उसकी पहली चॉइस कभी नहीं था। चाहे स्वार्थ था, चाहे लालच, या उसकी अपनी सोशल इमेज, अंत में उसने उस जर्मन शेपर्ड को चुना, उस असली नकली बेटे को। मुझे नहीं। फैमिली अफेक्शन की इस लड़ाई में कोई विजेता नहीं था। बस दो पक्ष थे जो एक दूसरे को चोट पहुंचाकर साथ डूब गए। मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने म्यू यंगक्वान और मू युलू दोनों के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई। वह अजीब और बदनाम भाई बहन की जोड़ी आखिर चोरी और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के मामले में दोषी पाई गई। मू यंगक्वान को 3 साल की सजा हुई। ट्रायल वाले दिन कोर्ट रूम में उनके पूरे परिवार ने रो रोकर विदाई का नाटक किया, लेकिन लोगों की नजरों में सिंपैथी बहुत कम थी। ज्यादातर निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। कुछ लोग तो उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। मैंने उन चारों को रोते देखा और चुपचाप उठकर चला गया। मुझे वह डायरेक्ट एडमिशन वापस मिल गई जो असल में मेरी थी। यूनिवर्सिटी शुरू होने का समय आया तो मैंने अपना सामान बांधा। बस स्टेशन पर मुझे विदा करने के लिए मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आए थे। कुछ ही महीनों में वे बहुत थके हुए और बूढ़े लगने लगे थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, जैसे वे 10 साल एक साथ बूढ़े हो गए हों। इस स्कैंडल में उनके सबसे प्यारे बच्चे जेल चले गए थे, और उनका सगा बेटा भी उनके सामने खड़ा होकर उनसे लड़ चुका था। मेरे पिता कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाए। पार्टनर्स ने एक एक करके कोलैबोरेशंस कैंसिल कर दिए। वो फैमिली की कंपनी कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। बैंक्रप्सी और रीस्ट्रक्चरिंग की नौबत आ गई थी। मेरे साधारण से सामान को देखकर मां रो पड़ी। चाओफन, माँ पापा ने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमें माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे भाई बहन को भी अपनी गलती का पछतावा है। आखिर खून का रिश्ता है। क्या तुम फैमिली के लिए उन्हें माफ नहीं कर सकते? मैंने उनके सिर पर आए सफेद बाल देखे। फिर मैं आगे बढ़ा और मां को हल्के से गले लगा लिया। वह भावुक हो गई। आंखों में आंसू लिए उसने मुझे कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके कान में मेरी ठंडी आवाज गई, भाड़ में जाए फैमिली। तुम लोग म्यू हो, मैं चेन हूं। मेरा तुम लोगों से कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर मैंने उसकी पीठ थपथपाई जो अब पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। मैंने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े टिकट चेक की तरफ चल दिया। आज से चैन फैन एक नई जिंदगी शुरू करेगा, सिर्फ अपनी जिंदगी।